नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। हम खुद चिंतित हैं, देश चिंतित है, दुनिया चिंतित है कि पर्यावरण जिस तरीके से बिगड़ रहा है और पर्यावरण के जो हालात हैं उसके दुष्परिणाम हम देखने को मिल रहे हैं। हमें विश्व में जिस तरीके की प्रलयकारी घटनाएं हो रही हैं, चाहे सुनामी हो, चाहे बादल फटने की घटनाएं हो, चाहे टेम्परेचर की जो तीव्रता है लगातार बढ़ रही है, यह लगातार हो रहा है। और सिर्फ विश्व पर्यावरण दिवस पर हम इस पर चर्चा कर लें, इसे ही पर्याप्त नहीं होगा। हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। हमें कोशिश करना होगी कि हम विश्व का पर्यावरण बचाने के लिए अपने जो हैबिट्स हैं उनको सुधारें, क्योंकि पर्यावरण बिगाड़ने के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, स्वयं इंसान जिम्मेदार है। जानवर या पक्षी पर्यावरण बिगाड़ने नहीं आते हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रख्यात पर्यावरणविद, वरिष्ठ पत्रकार और एक क्रू एनजीओ संचालित करते हैं जो पर्यावरण पर और दूसरे अन्य विषयों पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। श्री ललित शास्त्री जी हमारे साथ हैं। ललित शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज विश्व पर्यावरण दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम हमारा जो रख रहे हैं उसमें हमारी कोशिश यह है कि हम इन मुद्दों पर चर्चा करें और अपने दर्शकों को बताएं। हमारे करोड़ों दर्शक कम से कम इस मुद्दे पर आपकी जो प्रयास हैं, जो कोशिश है, उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपसे हमारा जो जनता जानना चाहेगी कि लगातार पर्यावरण बिगड़ रहा है, लगातार हालात खराब होते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग विश्व में कई बार बैठकें हो चुकी हैं, सारे देश इकट्ठा होते हैं, लेकिन गति बहुत स्लो है क्या पर्यावरण को बचाने की? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए अगर जितने अब तक के प्रयास किए गए हैं उसमें हिंदुस्तान की क्या भूमिका रही है? देखिए शिशिर जी, सबसे पहले तो मैं साधुवाद देता हूं एशियन पब्लिक टीवी को और आपको, जो आपने विश्व पर्यावरण दिवस पे डिस्कशन और विचार विमर्श करने के लिए ये आयोजन किया है। देखिए, हमारी एक संस्था है क्रू, जिसका पूरा नाम है क्रूसेड फॉर रिवाइवल ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। सन 98 और 97-98 से हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग की कर्म भूमि मध्य प्रदेश रहा है और मध्य प्रदेश को बहुत नज़दीक से देखा है और जाना है। और इस मुद्दे पे जो आपने सवाल उठाए कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और चारों तरफ जो एक विनाश लीला दिख रही है, इसमें भारत की क्या भूमिका है और क्या भूमिका रहेगी? बहुत अहम भूमिका है। एक तो जो जिसको अपन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण भूभाग है विश्व का, और जो भारत में होता है, जो भारत के पर्यावरण को लेकर के होता है, उससे सिर्फ आसपास के नहीं, पूरा जगत, पूरा विश्व प्रभावित होता है। और ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को लेकर के सारे विश्व के हर देश उन्होंने इसकी गंभीरता को समझा और 92 में रियो कन्वेंशन होता है, अर्थ समिट होती है, और उसमें भारत उस अर्थ समिट में सिग्नेटरी रहा। 4 साल बाद 92 के बाद वो 94 में रेटिफाई होती है और उसके बाद 1997 में जापान में क्योटो में कन्वेंशन बैठक होती है। ये जो सिग्नेटरीज रहे, तो इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, तो UNFCCC। तो इसमें जब लोगों ने साइन किया तो एक तो जो मुख्य मुद्दे हैं उन पे फोकस राष्ट्रों ने अपना शुरू किया। और पहले क्योटो प्रोटोकॉल में ये आया कि जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और किस तरह से कार्बन सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग हो। मतलब अगर आप कार्बन एमिशंस को रोकते हैं और आप प्रूव कर सकते हैं कि आपने कितना आपका योगदान रहा है, तो ट्रेड डेफिसिट में और उसके कुछ यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए उसको इंटरनेशनल ट्रेड से भी जोड़ने की कोशिश की गई, ताकि एक इंसेंटिव मिले और जो इस दिशा में पॉजिटिव पहल करें उनको उसके पॉजिटिव परिणाम भी मिले। तो काफ़ी कुछ होता है। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हुए पहले कि किस प्रकार हर राष्ट्र को आगे बढ़ के और क्या टारगेट्स अचीव करने हैं, उसमें हम लोग सब, भारत नहीं, सारे राष्ट्र पिछड़ गए। इसका आकलन हुआ 2012 में और बहुत हद तक पिछड़ गए। 2022 में
ये जो इनकी जो हर साल ये मीटिंग्स होती हैं UNFCCC की कन्वेंशन की, और ये जो मीटिंग्स होती हैं कन्वेंशन की, इसमें अलग अलग फोकस थीम्स रहती हैं। और पिछली जो बैठक मुझे याद आ रहा है शर्म शेख में हुई 2022 में, तो इसमें सारे विश्व का एक ध्यान इस बात पे आया कि 8 बिलियन आबादी इस दुनिया की, इनको भोजन कैसे सबके लिए कैसे सबको भोजन दिया जा सकता है। और बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप खेतीहर किसानों, उनकी जो मेहनत खेतों में जो उपजाने में लगे हैं, मार्केट और अन्न और जो फूड का बाजार है वो कैसे चलता है और लोगों तक खाना पहुंचता है। और विश्व में ऐसे बहुत सारे हॉटस्पॉट्स हैं जहां भोजन की उपलब्धि एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए ये प्रश्न उठा था। तो अब आज जो समस्या है, आप समय में पीछे चले जाइए, भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो फूड सिक्योरिटी भारत में बहुत बड़ी एक समस्या थी। अब सब नई जनरेशन को कम पता होगा किस तरह से अमेरिका से PL480 का ग्रेन आता था और हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे फूड ग्रेन में। तो उसमें कुछ पहल की गई और 60 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ काम हुआ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो बेस किया गया हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स के ऊपर। तो हाई यील्डिंग वैरायटीज के ऊपर जब उसको केंद्रित किया गया तो बड़ा खर्चीला था, और रासायनिक खाद और कीटनाशक और इरिगेशन, इन सब को जोड़ते हैं तो नतीजे मिलते हैं। तो जो राज्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न थे वो ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ तेजी से बढ़ गए और काफी बड़ा भाग। तो इसको ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में 2 स्टेजेस में किया गया। मैं ग्रीन रेवोल्यूशन की इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो अब सारी दुनिया जो है अब वापस जा रही है कोर्स ग्रेन्स की तरफ, ज्वार, बाजरा, मक्की की तरफ आगे बढ़ रही है, हाँ, मल्टीग्रेन की तरफ। पर वो समय था ग्रीन रेवोल्यूशन, हमें तो अपनी समस्या और चैलेंज से निपटना था। तो जब ये बात आ रही थी तो बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स का ध्यान भारत की तरफ गया, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला था, यहाँ डिमांड होने वाली थी। तो उसमें यूनियन कार्बाइड मल्टीनेशनल अमेरिकन कंपनी है, उसका ध्यान आया और यूनियन कार्बाइड ने अप्लाई किया लाइसेंस के लिए। 69 में अप्लाई किया, 1969 में, और उसको 1975 में केंद्रीय सरकार ने लाइसेंस दे दिया कि आप 7 कार्बोरिल पेस्टिसाइड कीटनाशक बना सकते हैं। और उन्होंने शुरू किया, 80 के दशक से प्रोडक्शन शुरू होता है उनका। और 84 में भोपाल ने विभीषिका देखी, पर्यावरण की समस्या थी, हवा में जहरीला रिसाव हुआ गैस का, मिथाइल आइसोसाइनेट, टनों और हजारों लोग भोपाल में, विश्व की सबसे बड़ी उन्होंने अपनी जान गंवा दी इस त्रासदी में। बहुत कुछ कहने को है पर मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि अपना जो कैनवस है वो बड़ा है। इसी से साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल था मेरा कि जब हम विश्व में पर्यावरण सुधारने की बात करते हैं तो क्या यूनियन कार्बाइड का आज भी जहर, आप 60 की बात कर रहे हैं, 68 की बात कर रहे हैं, 84 में यह हादसा होता है, उसके बाद आज भी भोपाल की उस जमीन में वो है, उसे शिफ्ट नहीं किया जा सका और वो जल हमारे उसमें धरती में बैठ गया है और जल जहरीला हो गया है, जिससे कैंसर हो रहे हैं लोगों को, जिससे भारी परेशानी हो रही है। क्या इस पर प्लस इसके साथ सरकारें कितनी गंभीर हैं? आज ही एक रिपोर्ट आई है कि भोपाल में स्मार्ट सिटी के नाम पर 10 लाख से ज्यादा पेड़ काट दिए गए, और जो सबसे ज्यादा दिल्ली में, भोपाल में, मेट्रो बड़े शहरों में जो वृक्ष काट दिए जाते हैं डेवलपमेंट के नाम पर, क्या वह ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण हो सकता है? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। और ये जो यूनियन कार्बाइड कारखाना तो बंद हो गया, पर एक मेरी दृष्टि में ये जो डिजास्टर हुआ था 84 की 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को जो हादसा हुआ, उसकी वो जो विभीषिका उसके कारण जो उत्पन्न हुई, वो लगातार जो कंटिन्यूअस है, बिना रुकने वाली विभीषिका आज तक चल रही है। और उसका कारण है जहरीले पदार्थ, टॉक्सिक पदार्थ जो उस कारखाने में छोड़ दिए गए और जिनको डिस्पोज करने का
प्रक्रिया शुरू की थी, कुछ थोड़ा पीथमपुर में ले जा करके कुछ, तो उसका बहुत विरोध हुआ, तो वो चीज बीच में रुक गई। तो वहां पर जो जैसे कार्बरिल, HCl आइसोमर्स हैं, और हेक्सोक्लोरो हेक्सेन है, SCH आइसोमर्स, और ये सब जो इंसेक्टिसाइड वहाँ जमीन में, वहाँ की जो सॉइल में, और वहाँ के इन्होंने जो डिस्पोजल टैंक्स बनाए थे, वो उनमें रिसाव होना शुरू हो गया समय के साथ, एक चीज। और इन्होंने बहुत ताबड़तोड़ बहुत सारा टॉक्सिक केमिकल्स को बोरों में बंद कर करके एक वेयर हाउस में रख दिया, जिसको इन्होंने सील कर दिया अपनी दृष्टि से। पर उनकी छतें चू रही हैं, बारिश होती है, अंदर पानी जाता है, वो सब बोरे पानी में गीले हो जाते हैं, और उनको वो पानी बहता है, और वो रिसाव जा करके ग्राउंड वाटर में और जहर बन रहा है, और अंडरग्राउंड वाटर में, और लंबे वर्षों तक। आज की स्थिति पे मेरे लिए बोलना, मैं हक से नहीं बोल पाऊंगा, मैंने अभी जाके नहीं देखा है, पर कुछ वर्षों पूर्व तक मैंने ये देखा था, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो गैस अफेक्टेड एरिया है, जो उस कारखाने से लगी हुई जो आबादी का क्षेत्र है, वहां पर नहीं के बराबर वाटर सप्लाई होती थी पाइप से म्युनिसिपल। तो उनके टैंकर्स आते थे, टैंकर्स पे अभी हाल में आपने देखा होगा दिल्ली में पानी नहीं था, टीवी न्यूज में दिख रहा था कि टैंकर आ रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो हो रहा था, रोज होता था, सुबह शाम होता था। और नहीं के बराबर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड है कि हर व्यक्ति को कम से कम 15 लीटर पानी रोज चाहिए, पर वो तो उसके बराबर एक मटका पानी एक परिवार को इतना मिल रहा था। तो उसके बाद करते मरते क्या ना करते लोग जाके हैंडपंप यूज कर रहे थे। हैंडपंप पे PHED ने एक टोकन एक्सरसाइज कर दी थी, जाकर के रेड क्रॉस लगा दिए थे कि साहब ये पीने लायक पानी योग्य नहीं है। तो लोग पानी तो चाहिए, तो वो निकाल रहे थे वो पानी। तो पानी सिर्फ पीना नहीं, उससे अगर वो सिर्फ हाथ पे भी वो पानी पड़े तो जहर आपके शरीर में चला जाता है, शरीर में जा सकता है। और तमाम गैस से, उसके बाद इन कारणों से तो यहाँ के नागरिक प्रभावित हुए, बीमार होते हैं, कैंसर होता है, सब होता है। पर एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पे ना किसी ने ध्यान दिया, ना कोई आज ध्यान दे रहा है। वो समस्या ये है कि जो गैस से प्रभावित लोग हैं, अब प्रभाव कई किस्म के हैं, पर एक प्रभाव जो कि इर्रिवर्सिबल है, उसको वापस ठीक नहीं किया जा सकता। लोगों के फेफड़े खराब हो गए, क्षमता, फेफड़ों की क्षमता खत्म हो गई है, सीमित हो गई है। तो इस कारण लोगों का इम्यून सिस्टम, जो बीमारी अवरोधक जो शक्ति होती है, वो खत्म होती चली गई, और लोग बार बार बीमार हो रहे हैं। तो लोगों का क्या सोचना होता है, 84 में गैस का हादसा हुआ, 40 साल होने को आ गए, तो जो उस समय 30 साल का था वो अब 70 बरस का है। तो जब बीमार होता है तो सोचता उम्र के साथ बीमार पड़ रहे हैं। जब 50 बरस का था सोचता था उम्र के, खांस रहे हैं, बात बात पे खांसी आ जा रही है। तो लोग सोचते थे कि हम उम्र के साथ बीमार पड़ रहे हैं। तो एक तो बहुत बड़ी वो, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपने कुछ यहाँ पर टेस्ट शुरू किए थे, वो एकदम से बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? बिना कारण से तो कोई होता नहीं, तो उन्होंने कहा रिकॉर्ड पे ही मत लाओ कि क्या हो रहा है, वो बंद कर दिया। और कंपैरेटिव स्टडीज नहीं करी कि भोपाल में आबादी बढ़ रही है तो उनमें बीमारी का क्या प्रकोप हो रहा है, और भोपाल जैसी आबो हवा अगर इंदौर में है तो वहां क्या हो रहा है, कंपैरेटिव स्टडी नहीं करी। तो ये एक जघन्य अपराध किया है। तो कितना इफेक्ट हुआ है गैस हादसे का पर्यावरण दूषित करने के कारण, उसकी स्टडी नहीं हुई है, हुई तो बीच में रोक दी गई। तो अब आप कह सकते हैं कि जो कंटिन्यूअस डिजास्टर है, इस समस्या का समाधान क्या है? तो जो समाधान है मैं अब उसकी बात करूंगा। लोग क्या कहते हैं, समस्या तो सामने रख देते हैं, समाधान की बात नहीं करते। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई रॉकेट साइंस की बात करूंगा। जैसे मैंने कहा, लोगों का इम्यून सिस्टम वो कमजोर हो गया है। तो कैसे इम्यून सिस्टम जिसका कमजोर है, जिसको फेफड़े की बीमारी लग सकती है, तो उसको पहली चीज क्या चाहिए? साफ हवा, ताजी हवा। पहली चीज तो साफ हवा कब होगी? अगर उनके रहवासी क्षेत्र साफ सुथरे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, तो स्वच्छता अभियान सामने दिख रहा है, घरों के पीछे का हाल क्या है वो जानना है। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठा हूँ, और हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लगा क्षेत्र है बिल्कुल, जिसको कहते हैं पॉश एरिया, बड़े बड़े पावरफुल लोग रहते हैं। उस क्षेत्र का नाम है भोपाल में 4 इमली, जहाँ मंत्री रहते हैं, मुख्य सचिव रहते हैं, और सारे बड़े अधिकारी रहते हैं, मंत्री लोग रहते हैं, बड़े बड़े IAS अधिकारी। पता चला मुख्यमंत्री के सचिव, और उनके घर के पीछे घर का कचरा फेंका जाता है, उनके घर के पीछे
सीवर लाइन ओपन हो जाती है और खुला सीवेज बह रहा है। किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी विकसित देश में शहरी आबादी के बीच में मल का सीवेज किसी भी एरिया में खुला नहीं बहता। यहाँ 4 इमली में खुला बहता है। उससे थोड़ी दूर पर एप्को का हेडक्वार्टर, जिसका काम है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर है, जहाँ चेयरमैन रहते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, दुनिया भर के लोग रहते हैं। हाँ। और कुछ नहीं किया जा रहा। तो ये तो हमने उदाहरण दिया, एक एनालॉजी ड्रॉ की। पर अब आप आ जाइए जो गैस अफेक्टेड क्षेत्र है। देखिए, सारी दुनिया जानती है कि जहां ट्रैफिक में बाधा होगी वहां वायु प्रदूषित होगी। बिल्कुल। जहां वाहन रुकेंगे, क्लॉगिंग ऑफ व्हीकल्स होगा। जहां पर ट्रैफिक जैम होगा, वहां पर पर्यावरण दूषित होगा, हमारी वायु दूषित होगी। तो वायु दूषित हो रही है तो एयर एक्ट को इन्फोर्स कौन करता है? कहाँ है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ट्रैफिक को आके बोलने के लिए कि तुम अपना ट्रैफिक प्रवाह को ठीक करो और जो गड़बड़ है उसको ठीक करो? नहीं करते वो तो। आर्किटेक्चर, रोड आर्किटेक्चर को कैसे बोर्ड ठीक के करो? पास एक स्प्रे कर दिया जाता है पानी का। कि उसके सामने, उसके गेट के सामने अगर कर दिया गया तो पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं। तो मुझे तो इस बात पे बहुत ग्लानि होती है और दुख होता है। हम बड़े बड़े सेमिनार अटेंड कर लीजिए, आपने कहा ना सेमिनारों में भी ये बात नहीं उठती। हाँ, नहीं उठती ना, इन मुद्दों पे कोई चर्चा ही नहीं करता। इन मुद्दों पे चर्चा तो गैस अफेक्टेड, जो गैस प्रभावित भोपाल की आबादी है, उसको स्वच्छ वातावरण देने के लिए क्या किया जा रहा है? सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन पुराने भोपाल में होता है, जहां पर ये लोग काम भी करते हैं, रहते भी हैं, जाते भी हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। तो इन समस्या की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जी, एक और समस्या जो बहुत बड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी समस्या है सर, कि वृक्षों का काटना। ये कहा जाता है, हर गवर्नमेंट सेक्टर में कहा जाता है कि अगर एक वृक्ष काटा तो आपको 10 वृक्ष लगाने पड़ेंगे। स्मार्ट सिटी के नाम पे, भोपाल में मेट्रो के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे ये जो लगातार वृक्ष कट रहे हैं और कटने के साथ साथ उनकी जगह लग नहीं पा रहे हैं, तो क्या हम ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, महा विकराल स्थिति होती चली जा रही है, महाप्रलय की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या इसके लिए सरकारों की भी अपनी जिम्मेदारी होती है? क्योंकि पब्लिक के बीच में, पब्लिक काटने नहीं जा रही थी, पब्लिक तो डरती है एक्ट से, लेकिन सरकारी जो ठेकेदार हैं, सरकार के जो ठेकेदार बैठे हैं, वही कटवा देते हैं, उसके बाद कहीं भी नहीं लगता है। स्मार्ट सिटी के नाम पे 10 लाख से ज्यादा पेड़ काट दिए गए, कंक्रीट के रोड बना दिए गए, जिसकी वजह से आज ये विकराल स्थिति बन रही है। वृक्ष काटने की समस्या, एक तो स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने बताया। कुछ समय मैं पीछे ले जाना चाहूंगा आपको। एक भोपाल का, दक्षिण भोपाल के आउटस्कर्ट्स, भोपाल के बाहर एक क्षेत्र है जिसको रातापानी सेंचुरी और टाइगर हैबिटेट का एरिया माना जाता है जी। उस बिल्कुल सुंदर भूमि पर, एकदम आइडियल टाइगर हैबिटेट, जहां टाइगर्स का वास है, उस पे दृष्टि पड़ गई कुछ ताकतवर, पावरफुल लोगों की, अखबार से जुड़े। तो उन्होंने चिन्हित कर लिया ये जमीन तो हमें चाहिए, और किस प्रकार जमीन हथियाई गई है। मामले कोर्ट में भी गए और टेक्निकल रीजंस बता के लोग कोर्ट केसेस में बच गए हैं, टेक्निकल रीजंस बता के। जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नस्तियां, फाइलें भरी हुई हैं टीपों से कि ये स्थान पे परमिट नहीं किए जाने चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो पहले जमीन हथियाई, फिर वृक्षों को काट दिया गया सैकड़ों एकड़ पे से, सड़कें बनाई, वहां पहुंच मार्ग बनाए, और टाइगर के क्षेत्र को हमने नष्ट करने में कोई भी, अब तो कॉलोनियां काट दी गई वहां पर, तो वहां से शुरुआत होती है। और उसके बाद तो वृक्षों का कटना। और गूगल अर्थ पे चले जाइए और समय के साथ पीछे जाइए, नक्शे खुलवाइए, आपको पता चलेगा कहाँ वृक्ष थे और आज क्या स्थिति है। सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। और क्या करते हैं कलेक्टर लोग, क्या करते हैं तहसीलदार लोग, कहाँ से आंख मूंद लेते हैं, कहाँ शुतुरमुर्ग बन जाते हैं। कल मोदी जी ने अपने विजयी भाषण में बीजेपी हेडक्वार्टर में कहा है कि अब उनका युद्ध भ्रष्टाचार से होगा।
तो मैंने कहा ना, कहाँ शुतुरमुर्ग बन जाते हैं, क्यों शुतुरमुर्ग बन जाते हैं, क्यों लोग वृक्ष काट रहे हैं। तो ये वृक्ष काटना डायरेक्ट इसका भ्रष्टाचार से जो लोग लिप्त हैं वही लोग ये सब करते हैं और रियल एस्टेट को पनपाने में लगे रहते हैं। अब वृक्षों की कटाई की बात करी आपने, तो कुछ बात मैं कहना चाहूंगा। शहरी समस्या वृक्षों को लेकर के, पर जो हमारे जंगल हैं उनकी तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है। आपने शुरू किया था ना कि हमारा टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, बढ़ रहा है। तो हमारे जो फॉरेस्ट्स हैं, जंगल हैं हमारे, तो भारत में कुल जो जंगलों का क्षेत्रफल है वो है करीब 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और जिसमें अब ध्यान देने की बात है, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारा 21% एरिया, ये जो 7 लाख 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है इंडिया का, इसमें 21% भारत का जो भूभाग है वो फॉरेस्ट है। आइडियली 30% होना चाहिए, है 21%। तो ये कोई बहुत बढ़िया स्थिति है। हमारा तो 21% क्षेत्र फॉरेस्ट का है, ये सोच के खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो असलियत है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इसमें से 2,86,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र जो है वो बिल्कुल डिग्रेडेड है, मतलब जहाँ जंगल खत्म, विलुप्त हो चुके हैं, बंजर बना दिया है। और इसमें से 1,55,000 स्क्वायर किलोमीटर रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है, जिसको हम रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। जब रिजर्व फॉरेस्ट की बात आती है, तो जब अंग्रेज थे भारत में, तो 1862, अगर मुझे गलत याद है 1861 60 पर शायद 1862 में अंग्रेजों ने भारत में पहली बार बोरी क्षेत्र जो है इटारसी से लगा हुआ होशंगाबाद में, बोरी क्षेत्र को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया था पूरे भारत में। और पर्पस था इसको बचाना है, यानी इसको हमें जीवित जंगल रखना है, और इसलिए रिजर्व फॉरेस्ट बनाने की शुरुआत हुई। और उस रिजर्व हमारा जो डिग्रेडेड है 1,55,000 स्क्वायर किलोमीटर डिग्रेडेड है, और अगर 7 लाख में से 2,86,000, करीब 3 लाख, 7,86,000 में से 3 लाख डिग्रेडेड है, तो भारत का कितना परसेंट फॉरेस्ट है रियल, जो पूरे भूभाग का? 1। अब अगर युवा वर्ग और बच्चे इस बात को सुन रहे हैं, तो मैं कुछ उन्हें समझाना चाहूंगा कि पर्यावरण की दृष्टि से हमारे जंगलों का क्या महत्व है। देखिए, हम अभी बैठे हैं भोपाल में, ये भारत का हृदय माना जाता है स्थान, सेंट्रल इंडिया की राजधानी है भोपाल। तो सेंट्रल इंडिया का पर्यावरण की दृष्टि से क्या महत्व है, अगर हमें ये समझना है तो हमें अपने चारों तरफ देखना है, किस तरह हम आच्छादित हैं सतपुड़ा, विंध्या और मैकल पर्वत श्रृंखलाओं से। तो ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये जबरदस्त वाटरशेड है। ये जो सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स है, वाटरशेड से मतलब है वो क्षेत्र जो पानी को संग्रहित करे और पानी आप तक पहुंचाए। तो देखिए, जहां जंगल होंगे, जहां पर्वत श्रृंखलाएं होंगी, तो जंगल से मतलब है वृक्ष। क्या एक बार कुछ सालों पहले एक गोदावर्मन केस में, करीब 3 दशक पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने आदेश में लिख दिया कि एक क्षेत्र विशेष में अगर इतने वृक्ष हैं तो वो जंगल है। ये एक तरह की डेफिनेशन हो गई, लीगल डेफिनेशन जंगल की। वो पढ़ के मेरी तो भ्रिकुटी तन गई थी। मैंने कहा, इतना आसान मत कर दीजिए, सिर्फ वृक्षों से जंगल नहीं बनते, जंगलों को तो जीवित जंगल होना चाहिए। और मैं जीवित जंगल उसको मानता हूं, वो जंगल जो अपने आप को वो रीजनरेट कर, अपना सर्वाइव करता रहे। एक वृक्ष खत्म हुआ तो दूसरा अपने आप उत्पन्न हो रहा है, और उस जंगल में सिर्फ वृक्ष नहीं, सब कुछ तो सब कुछ है, फ्लोरा फौना सब कुछ, हर चीज हो। तो अब जंगल जीवित तब है अगर ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, उसकी कैनोपी है, और छोटे वृक्ष हैं, छोटे झाड़ हैं, झाड़ियां हैं, घास है, और इसके बाद वहाँ कीड़े मकोड़े, केचुए, सांप, ये सब हैं। और उसके बाद उसमें
घास पे जीवित रहने वाले जानवर हिरण हैं, चिंकारा हैं और दुनिया भर के शाकाहारी जानवर उसमें हैं। आपके जितने भी नाम ले लीजिए जो घास पे आधारित रहते हैं। और उसके बाद जैसे मध्य प्रदेश में सांभर है, गौड़ है, चीतल है, ऐसे। और दूसरी तरफ तेंदुए हैं, प्रकृति को बैलेंस करने के लिए ये सब चीजें। और टाइगर हैं, तेंदुए हैं, और तो प्रकृति बैलेंस रहती है। और जंगली सुअर बहुत इंपॉर्टेंट है। जंगली सुअर को हम कहते हैं कि वो जंगल के हल हैं। जैसे खेती करने में आपको हल चला के खेत बीज डालने के पहले गुड़ाई करनी होती है जमीन की हलों से, उसी प्रकार जंगलों में ये काम सुअर करते हैं। दूसरे तो करते ही हैं, जो सांप चूहे बिल बना रहे हैं। तो ये सब जो होता है, तो जंगल की जो मिट्टी है वो ठोस नहीं होती, वो पलटती रहती है, सॉफ्ट रहती है। और जो छोटे छोटे सुराख बनाते हैं कीड़े, जंतु, केचुए, इनसे वो, अगर आप उसको इमेजिन करिए, सोचिए, वो जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज में सुराख होते हैं, छेद होते हैं स्पंज, तो वो सॉफ्ट होती है। तो वैसे ही हमारी पृथ्वी, हमारी जो धरा है जंगल की, वो सॉफ्ट हो जाती है, स्पंज जैसी हो जाती है। ऊपर घास है, तो जब पानी बरसता है तो ठहरता है, धीरे धीरे रिसता है, उन सुराखों से आगे बढ़ता है, और ग्रेविटी के अनुसार स्लोप्स को देखते हुए आगे बढ़ता है। तो हमारे झरने, छोटे छोटे झरनों की श्रृंखला, वो जाकर के नदियों की ट्रिब्यूटरीज में मिलती है, वो जाके बड़ी नदियों से मिलते हैं। और अगर सब कुछ बढ़िया है तो लगातार पानी प्रवाहित होता रहता है नदियों में, और नदी साल भर उनमें पानी रहता है। पर क्या वाकई ऐसा होता है? पर ऐसा नहीं होता। एक तो जब ये स्थिति नहीं होती तो कीड़े मकोड़े, जंतु गायब, जंगल का जो फर्श है वो ठोस, नदियों पे कब्जा कर लिया और नहीं तो अब जो पानी बरसा तो नीचे तो जाना नहीं है, ऊपर से बह जाना है, ऊपर की टॉप सॉइल मिट्टी को ले जाता है, काट देती है। अब जब वो मिट्टी को ले जाता है तो वो मिट्टी कहाँ जाती है? पानी बहता हुआ नदी में जाता है, तो मिट्टी भी नदी में चली जाती है। फिर वो जो मिट्टी है वो नदी की सतह पे बैठती जाती है। तो अगर नदी समझ लीजिए इस प्रकार की है, ऐसे यहाँ मिट्टी बैठती जाती है, तो नदी में जो प्रवाह के लिए जगह है वो कम होती चली जाती है। साल दर साल वो कम होती जाती है। और ये जो मिट्टी आती है ना, ये पत्थरों के घर्षण से बनती है। 1000 साल में 1 इंच बनती है। तो जो ऊपर से बहती है वो एक बरसात में बह जाती है, जो 1000 साल में बनी है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो। और नदी की जो कैरिंग कैपेसिटी है, क्षमता है, जो पानी के बहाव की, पानी बहाने की जो क्षमता है, वो वॉल्यूम कम होता जाता है, क्योंकि नीचे मिट्टी बैठती जा रही है। तो इसका कारण क्या होता है? एक तो बरसात में पानी अंदर नहीं जाता, तुरंत नदियों में आ जाता है, नदी में बाढ़ आ जाती है, साल दर साल बाढ़। अब नदी में बाढ़ आ रही है और फिर बाकी समय नदी सूखी, तो जरूरत पड़ी भाई बांध बना लो, पानी रोक लो नहीं तो बह जाए, पानी रोको पानी रोको पानी रोको, समस्या चल पड़ी, बांध बनने लगे। तो एंड में क्या हुआ? हमने अपने रिवर सिस्टम जो है, नदियों की श्रृंखला को तो खत्म कर दिया, एक डैम सिस्टम, डैम्स का सिस्टम बना दिया। तो इससे नदियों का जो पॉल्यूट हो रही है नदियां, क्योंकि डैम बहते पानी के बदले रुक के पानी, बिल्कुल रुका पानी नुकसान ही करता है। तो बहुत कुछ नुकसान हो रहा है इन कारणों से। और अब सवाल बड़े निकलते जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा भी मानव निर्मित समस्याएं हैं। जंगलों की बेइंतहा कटाई, कई बातों को लेके। पहले होता था कि आप जंगल में जाइए, गिरी हुई लकड़ी सर पे उठा के ले आइए और घर में इस्तेमाल कर सकते हो चौके चूल्हे में। फिर हो गया कि नहीं, आप वो लकड़ी ला सकते हैं तो उसको बेच भी सकते हैं। तो हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लाओ, दिन में 4 बार जंगल में जाओ लाओ, तो आपको तो कटाई भी शुरू हो गई। फिर उसके बाद टिम्बर, इमारती लकड़ी और ये उसकी डिमांड वो भी निकलने लगी। फिर जंगल को इंक्रोच करो, पेड़ों को काटो और उसको खेती और जमीन बना दो, इंक्रोचमेंट शुरू होने लगा। शहर जंगलों की तरफ बढ़ने लगा, गांव जंगलों की तरफ बढ़ने लगे और जंगलों का इंक्रोचमेंट होना शुरू हो गया। उसके बाद माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन, तेंदू पत्ते का कलेक्शन, साल सीड का, महुए का कलेक्शन। इस कलेक्शन में मानव निर्मित जंगलों में आग लगने लगी। कई तो बैठे हैं, बीड़ी फेंक दी, आग लग गई। ये तो एक्सीडेंट से हो गई। अब हम कहेंगे मानव निर्मित आग। तो मानव निर्मित आग कैसे है? तेंदुए जो है, ये वृक्ष होते हैं, तेंदुए के बड़े बड़े वृक्ष, बड़े अच्छे फल लगते हैं। चीकू की श्रृंखला में ले लीजिए उन फलों को, और उनको लंगूर बंदर खाते हैं, नीचे गिराते हैं, तो सांबर चीतल गिरते हैं, खाते हैं। तो सब एक दूसरे को, सबका रिलेशनशिप है, सहयोग से चल रहा है।
अब हुआ कि तेंदु पत्ता हमें चाहिए, तो वो सॉफ्ट चाहिए, पेड़ का ऊंचा पेड़ का पत्ते नहीं चाहिए, वो तोड़ेगा कौन, पेड़ पे चढ़ के थोड़ी तोड़ना है। तो पेड़ों को काट छाट के छोटा रखना शुरू कर दिया गया। जो ह्यूमन आपकी 5 फीट 6 इंच की हाइट के तेंदु के पेड़ के बदले वो वृक्ष वो बन गए, झाड़ बन गए, ताकि चलते जाओ पत्ते तोड़ते जाओ। तो जब वृक्ष नहीं बन रहे तो फल गायब हो गए। अब तेंदु वाला तो छोटा हो गया, अगल बगल दूसरे वृक्ष हैं बड़े बड़े, तो जो बड़े वृक्ष की छाया में ये पनप नहीं रहे। तो ये क्या करते थे, ये जब इनमें नए पत्ते आने का समय आता था उसके पहले आग लगा देते थे जंगल में। तो आग से बड़े बड़े वृक्षों के पत्ते जल जाते थे, झुलस जाते थे। तो जब सूरज की रोशनी इन तेंदु वालों को कस के अच्छी पड़नी शुरू होती थी तो इनके पत्ते अच्छे आए, तो अच्छी खेप आई तो निकालने लगे व्यवसायिक दृष्टि से। इसी तरह से साल सीड में, तो साल वृक्ष हैं, उसके बीज गिरे हैं, वो बीनने हैं। तो अब वृक्ष के नीचे आग लगा, तो जब बीज गिरने का समय आए, उस जो नीचे राख है उसको झाड़ दो झाड़ू से, तो एकदम वैसा फर्श बन जाए जैसे गोबर से लिपा फर्श होता है। फिर जो बीज गिरे झाड़ के बोरे में भर लो, तो हर काम आसान हो गया। जंगल जला जला के, जंगल जलने लगे तो वृक्ष रह गए पर जिंदा नहीं रहे। तो एंड में हमारी नदियां सफर कर रही हैं। और आखिरी बात बहुत जरूरी है हमें जान लेना कि हमारी जो नदियां हैं इस सेंट्रल इंडिया की, मुख्यतः नर्मदा, उसके बाद उसके ट्रिब्यूटरीज मान लीजिए, चंबल, उसके बाद सोन, इन 3 कोई दिल ले लीजिए, और खूब सारी नदियां हैं, खूब इसका। तो ये चंबल जाती है यमुना में मिलती है, यमुना जाती है गंगा में मिलती है, सोन जाती है गंगा में मिलती है। उस दूसरी तरफ ताप्ती, माही, गोदावरी दक्षिण की तरफ, इनमें हमारा पानी जाता है। अब इन सब बातों को अगर आप ध्यान से समझें तो इस देश में करीब करीब 1 दर्जन प्रदेश ऐसे हैं जिनकी वाटर सप्लाई का एक मुख्य भाग ये मध्य प्रदेश के सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स के द्वारा पूरा होता है, करीब 60% वाटर नीड्स। और आप गंगा नदी की बात कर लीजिए तो गंगा नदी हिमालय का पानी लेके आती है, जमुना भी मिल जाती है, पर अगर उसमें चंबल ना मिले और आगे जाके सोन ना मिले तो पटना तक गंगा नदी सूखी दिखेंगी आपको। ये पानी है। तो जितना हिमालय का पानी महत्वपूर्ण है उतना ही अपना सतपुड़ा का और विंध्या का पहाड़ों का पानी और नर्मदा का पानी। तो हम हमारे ये जो सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स की जो महत्ता है, हम तो इसको कहेंगे कि इसको वाटर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया जाना चाहिए। इस क्षेत्र को, मध्य प्रदेश को वाटर कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हमें संभालने की जरूरत है। और जिस तरीके से पर्यावरण बिगड़ रहा है और जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको लेकर क्रू नाम का जो एनजीओ है और जिसके संस्थापक हैं श्री ललित शास्त्री जी, आपका जो एनजीओ है वो इस दिशा में क्या काम कर रहा है, हमें संक्षिप्त में बताइएगा ताकि हमारे दर्शक समझ सकें। और अगर उनमें से कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो पर्यावरण बचाने के लिए, क्योंकि हम अपने लिए पर्यावरण नहीं बचा रहे हैं, हम अपनी पीढ़ियों के लिए बचा रहे हैं, क्योंकि हमारी पीढ़ी है, हमारे दादा परदादाओं ने जो पेड़ लगाया था आज वो हमें ताजी हवा दे रहे हैं, और हम जो पेड़ लगाएंगे हमारी पीढ़ियों को काम आएगा। तो क्रू जो एनजीओ है वो क्या काम कर रहा है और आप अभी क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने सन 1993 में मध्य प्रदेश में एक जल संकट उत्पन्न हो गया था और हमने फैसला किया कि हम कोने कोने में दूर दराज के जहाँ सड़क से मार्ग को छोड़ के जाएंगे और अध्ययन करेंगे कि हमारा जो वाटर टेबल है, ये पानी नीचे नीचे क्यों जाता जा रहा है, हमारे हैंडपंप्स क्यों सूखते चले जा रहे हैं। तो जो मैंने अभी बात करी जंगलों को लेके, ये सब मुझे शिक्षा तब मिली थी जब मैं दूर दराज के जंगल के क्षेत्रों में गया और अध्ययन किया। तो उसके बाद मन में आया कि सिर्फ एक बार कह देने से समाधान नहीं होगा, इसको एक संस्था बना करके इसके आगे काम किया जाना चाहिए। तो 1997 में क्रू को रजिस्टर किया गया और हमने पहली काम शुरू किया, एक रिसर्च करी कि हमारा जो जंगल है, अगर हम जंगल की तरफ देखते हैं तो बाघ, टाइगर, वो जो एक बायोटिक पिरामिड है उसके शीर्ष पे बैठा है। तो अगर हमारे हैबिटेट में अगर टाइगर को खतरा है तो समझ लीजिए सबको खतरा है। अगर टाइगर सेफ है तो सब कुछ सेफ है। तो इस दृष्टि से हमने जब अपनी रिसर्च करी हमारी संस्था ने, तो 1999 में एक रिपोर्ट जारी की जिसका शीर्षक था वैनिशिंग स्ट्राइप्स। वो रिपोर्ट बता रही थी कि कितना विकराल समस्या है, टाइगर के अस्तित्व को खतरा है। तो इस रिपोर्ट को अखबारों ने छापा और
राष्ट्र स्तर के अखबारों ने रिपोर्ट को अहमियत दी। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने इसके कुछ अंश छापे। उनकी UN वायर करके वेबसाइट थी, उसके ऊपर मामला आया, और उसी जिस दिन उस पे आया उसी दिन US सीनेट ने इसके ऊपर डिस्कशन किया, और US सीनेट ने एक फैसला किया कि $2.5 मिलियन एशियन टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए हर साल दिए जाने चाहिए। तो उसका एक मेजर अमाउंट है जो इंडिया को आना शुरू हो गया। और हमारी एक जो वो भी मैंने सबसे पहले एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें हमने ये बताया था कि एक पगमार्क मेथड होता था टाइगर का सेंसस लेने का। हमने कहा इसमें बेईमानी हो रही है, ये पगमार्क झूठे बनाए जा रहे हैं, और इसके बाद पूरी चीज बदल दी गई और कैमरा ट्रैपिंग से टाइगर पॉपुलेशन का एक असेसमेंट होना शुरू किया। निर्धारित संख्या नहीं बताते, कहते इतने से इतने टाइगर इस क्षेत्र में होंगे। तो ये जो कैमरा ट्रैपिंग मेथड है, ये उसी धन से वो जो आना शुरू हुआ अमेरिका से, जो 2.5 मिलियन, उससे ये शुरू हुआ। तो इस बात का एक सेटिस्फैक्शन रहा कि हमने कुछ पहल की तो कहीं सही दिशा में देश बढ़ रहा है, और टाइगर की तरफ हमने फोकस किया। 99 के बाद 2000 में वेनेजुएला स्ट्राइप्स पार्ट 2 निकाली। उसके बाद हम लोगों ने बहुत डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। एक क्रू के द्वारा बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री जो कि चंबल घड़ियाल पर केंद्रित थी। तो जिस दिन वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है, उसके बाद अखबार में खबर छपती है। उस खबर की कटिंग को लेके सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी थी, उसने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को नोटिस दिया, और उस नोटिस की हियरिंग हुई अगले दिन, और उनको वो न्यूज दिखा के बताया गया कि चंबल का जो घड़ियाल है उसके अस्तित्व पे खतरा है, क्या कर रहे हो। और आदेशित किया गया कि चंबल में जो सैंड माइनिंग हो रही है उस पर तुरंत बंद किया जाए, और वो रोक आज तक लगी हुई है। उस सैंड माइनिंग लीगल नहीं है, इलीगली हो रही हो तो हो रही हो, पर लीगल नहीं है। तो इस तरह के कुछ पहल की हैं, और एक बहुत बड़ी पहल युवाओं को कंजर्वेशन अवेयरनेस प्रोग्राम से जोड़ने की दिशा में काम किया गया। और 2012 से साल दर साल लगातार युवाओं को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को, पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन से जुड़े कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को जंगलों में और टाइगर रिजर्व्स में ले जाना शुरू किया, और उनको डॉक्यूमेंट्रीज बनाने की शिक्षा दी गई, और वन्य प्राणियों को और फॉरेस्ट को समझने का मौका दिया गया क्रू के द्वारा। ये लंबा प्रक्रिया चली, और कुछ विद्यार्थी जो यहाँ से निकले हैं वो अब नेशनल ज्योग्राफिक तक पहुंच गए और उनके साथ काम कर रहे हैं, और पूरे विश्व में उन्होंने नाम कमाया है। क्रू अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, आप अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे? क्या हम प्रत्येक व्यक्ति ये सोच ले कि हमें पर्यावरण बचाना है, हम चौराहे पे पहुंचे तो अपनी गाड़ी का स्विच ऑफ कर लें, क्योंकि लाइट, रेड लाइट पर समय लगता है। इसके अलावा अगर हम पेड़ लगाने लगें, पानी बचाने लगें, जगह जगह जो कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं उसकी जगह अगर हम पानी को सुरक्षित करने लगें, तो यह हम अपने लिए नहीं, अपने पूर्वजों तक के लिए और अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए, यह भारत की भूमि को हम जिस तरह से जो जहरीली होती जा रही है, पर्यावरण समस्या गंभीर होती जा रही है, उसको बचाने के लिए क्रू जैसा NGO हर घर में आगे आ सकता है, कर सकता है। क्योंकि जो क्रू एक सामाजिक संगठन के रूप में कर रहा है, एक NGO के रूप में कर रहा है, आप छोटे रूप में अपने घर में भी अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। यही प्रयास हमारा एशियन पब्लिक टीवी का है कि हम कोशिश करें कि हम पर्यावरण को बचाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग और जिस तरीके की प्रलयकारी घटनाएं हो रही हैं उनसे बचा जा सके, और आज से ही हम संकल्प लें कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो हम प्रकृति के साथ गलत हो रहा है उसको रोका जाए। बने रहिए हमारे साथ। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए क्रू के संस्थापक और वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरणविद श्री ललित शास्त्री जी थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी ओर से। आप बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।